अच्छा बेटा, आज का जो हमारा टास्क है वो ये है कि हमने अयूब खान के साथ स्टार्ट ऑफ करना है। अयूब खान हम ऑलरेडी क्लास में पढ़ चुके हैं। आज हम इंशाल्लाह अयूब खान के पास से पढ़ देखेंगे, ठीक है ना। ये अयूब खान का जो आज हम पास से पर देखने वाले हैं, ये कौन सा पास से पर है भाई? ये आई गेस जहाँ तक मुझे याद पड़ता है ना, ये अक्टूबर नवंबर का पास से पर है। अक्टूबर नवंबर का पास से पर है, आई गेस 2022 का। प्लीज चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है, लुकआउट कर लीजिएगा। अभी बुकलेट्स किसी को मिली नहीं, लेकिन इंशाल्लाह कुछ दिनों में सबको मैं बुकलेट्स दे दूंगा, तो और ज़्यादा आपके लिए आसानी हो जाएगी, ठीक है ना। तो आज बेटा हमारा टास्क है कि हम अयूब खान के कुछ पास पेपर्स को असेस करेंगे, देखेंगे किस तरीके से अयूब खान के सवालात एग्जामिनर ने पूछे, ठीक है ना। अस्सलाम वालेकुम। हाँ बेटा, तबीयत अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है। चले, सबसे पहली चीज जो हम इसमें देखेंगे बेटा वो क्या है कि अक्टूबर नवंबर 2022 के अंदर एक सोर्स बेस्ड क्वेश्चन आया है अयूब खान का। यानी याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है। ये क्वेश्चन कंपलसरी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो एवरीबडी वन मस्ट रिमेंबर दैट दिस इज अ कंपलसरी क्वेश्चन दैट वाज टेस्टेड बाय द एग्जामिनर इन अक्टूबर नवंबर 2022। अच्छा, इसका वन का पार्ट ये है ना, उसका कंटेंट जरा डिलीट हुआ हुआ पेपर से, तो मैं कोशिश करके ढूंढ के आपको इंशाल्लाह वो भी करा दूंगा। लेकिन अभी फिलहाल हमारे पास जितना कंटेंट अवेलेबल है और पेपर के अंदर, हम वो एटलीस्ट उसको कर लेते हैं, ताकि बेटा हमारे लिए क्या हो जाए, आसानी हो जाए, ठीक है ना। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ओके, चलो। सो अच्छा, तो भाई सबसे पहले ये पिक्चर आई हुई है आपके पास। ये क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट बी है, आपका सोर्स बेस्ड क्वेश्चन का पार्ट बी है। इसके अंदर एक पिक्चर दी हुई है। ऑफ कोर्स बीच वाले कैरेक्टर को मैं जानता हूँ कौन है ये आदमी। ये आदमी कौन है? ये आदमी अयूब खान है, ठीक है ना। इस बंदे को मैं जानता हूँ, तो मैं लिख सकता हूँ भाई ये कौन है मेरे पास, ये अयूब खान है, ठीक है ना। और बाकी दो और लोग खड़े हुए हैं, ठीक है ना, अयूब खान के साथ। अच्छा, वैसे प्रिटेंशियसली लोगों को नहीं पता है ये कौन है, तो हम यही प्रिटेंड करेंगे कि हमें नहीं पता। और हम इसको इसी तरह सॉल्व करेंगे जैसे आपने एग्जाम में जाके सॉल्व करना है, ठीक है ना। वैसे एक कैनेडी साहब खड़े हुए हैं, ठीक है ना, तो वो लेकिन आपको पता ही नहीं है, तो जाहिर सी बात है, हम प्रिटेंड यही कर रहे हैं कि आप एग्जाम में आप बाकी दो लोगों को जानते ही नहीं है, जो सर्टेनली जानना भी नहीं चाहिए आपने। नीचे लिखा हुआ क्या है? सोर्स के नीचे, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन जब भी पिक्टोरियल सोर्स करने जाते हैं, तो सोर्स के नीचे का जो आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई होती है, वो इन्फॉर्मेशन सबने लाजमी तौर पर देखनी है। क्या दिया हुआ है? अ फोटोग्राफ शोइंग प्रेसिडेंट मोहम्मद अयूब खान इन द व्हाइट हाउस इन 1961। व्हाइट हाउस इज द ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ द यूएस प्रेसिडेंट। यानी एक बात तो पक्की है कि इन दोनों ऑफिशियल में से एक बंदा कौन है, यूएस का प्रेसिडेंट है। ये मुझे अभी तक वो चीज पता चली है, जो क्या है, जो आपके पास ये डायग्राम मुझे दिखा रही है, ठीक है ना। सोर्स मुझे दिखा रही है, पिक्टोरियल सोर्स मुझे दिखा रही है। अब मुझसे क्या पूछा एग्जामिनर? व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम सोर्स बी अबाउट द रिलेशंस बिटवीन पाकिस्तान एंड यूएसए। पाकिस्तान और यूएसए के दरमियान जो रिलेशंस है, उसके बारे में आपको क्या पता चलता है, इस सोर्स को देख के मुझे बताओ। ऐसा एग्जामिनर कह रहा है। अब मैं वापसी एक मरतबा ना आपको जरा सोर्स बेस्ड क्वेश्चन, सोर्स बी क्वेश्चन का ना फॉर्मेट बता रहा हूँ कि किस तरीके से आपने इसको क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। सब प्लीज एक और मरतबा देख लीजिएगा, क्योंकि बार बार हम ये शायद नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो वही तीन चीजें फॉलो करेंगे जो मैंने आपको पहले भी समझाई हैं। एक सोर्स बेस्ड क्वेश्चन करते हुए क्या करता हूँ मैं तीन चीजों को ढूंढता हूँ अपने सब्जेक्ट के अंदर। सब्जेक्ट मान यानी पिक्टोरियल सोर्स के अंदर कौन सी तीन चीजों को ढूंढता हूँ बेटा मैं। वैसे मैंने आपको बताया हुआ है, इसकी एक वीडियो यूट्यूब पर भी अपलोडेड है, तो आप जाके उसमें देख सकते हैं, ठीक है ना, जहाँ मैंने सोर्स बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाया हुआ है। लेकिन जाहिर सी बात है, वापसी करा रहा हूँ तो अभी देख लें बेटा, बाद में वीडियो देखने का कोई तुक नहीं बनता। देखें अपने पास, फर्स्ट चीज जो मैं इसमें ढूंढता हूँ वो क्या है मेरी बेटा, सरफेस फीचर है। नेक्स्ट चीज क्या ढूंढता हूँ बेटा मैं इसमें, आई ऑलवेज ट्राई एंड फाइंड आउट व्हाट बेटा, इन्फेरेंस। ठीक है, मैं ढूंढता हूँ कि भाई इसमें मेरे पास कोई इन्फेरेंस तो नहीं मौजूद। और तीसरी चीज जो मैं ढूंढता हूँ वो क्या है, कॉन्टेक्चुअल नॉलेज। कॉन्टेक्चुअल नॉलेज, ठीक है ना। सो आई फाइंड सरफेस फीचर, आई फाइंड इन्फेरेंस, एंड आई ऑलवेज लुक फॉर व्हाट, आई लुक फॉर कॉन्टेक्चुअल नॉलेज।
अब सर सरफेस फीचर है क्या, इन्फरेंस है क्या, कुछ लोगों को याद होगा, पहले ही समझा चुका हूँ, जिनको याद नहीं है वो एक मर्तबा देख लें। फर्स्ट, सरफेस फीचर का मतलब होता है कि आपको डायग्राम में दिख क्या रहा है, पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है ना। 2 सालों से बता रहा हूँ, सरफेस फीचर का मतलब क्या होता है कि जो आपको एग्जाम में डायग्राम में दिखता है, यानी व्हाट कैन यू सी इन द डायग्राम। और मैंने आपको इसकी आसान भाषा ही बताई थी। जो लोग मेरी तरह हैं, जिनको नहीं आ रहा भाई अंग्रेजी समझ, कौन सरफेस फीचर है क्या, तो आपको सिंपल इसमें याद क्या रखना है, क्या देखा। आपको क्या दिख रहा है डायग्राम में, आपको लिखते हैं, तो आप लिख लेंगे बेटा, क्या लिख लेंगे, क्या देखा। ठीक है, सही है। जो आपको डायग्राम में दिख रहा है वो इसमें देख लिख दे, जो कुछ भी दिख रहा है। इवन के अगर आपको इस डायग्राम के अंदर ये दिख रहा है ना कि अयूब खान मुस्कुरा कर राइट हैंड साइड वाले बंदे को देख रहे हैं, आप उसमें ये चीज भी लिख सकते हैं और इस मुस्कुराने की फिर वजह भी बता सकते हैं। तो certainly examiner is always created for you what beta, he's always created option for you. So if you can see Ayub Khan smiling at the person on his right hand side, so जाहिर सी बात है तुम वो लिख सकते हो। अब ये लड़ने नहीं बैठ जाना सर लेफ्ट हैंड साइड पर है, वो फोटोग्राफ में लेफ्ट हैंड साइड पर है, अयूब खान के तो राइट हैंड साइड पर होगा ना। तो ये छोटी मोटी चीजों पर लड़ने मत बैठ जाना भाई, ठीक है ना। तो ऐसी चीजें आप ऑफ कोर्स एग्जाम में क्या कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं, एंड इसका मैं इन्फेरेंस भी बता दूंगा आपको क्या है, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सरफेस फीचर का मतलब क्या देखा। इन्फेरेंस का क्या मतलब है भाई, इन्फेरेंस का मतलब है जो आपने देखा उससे आपको क्या समझ आया। तो लिख लेंगे बेटा, क्या समझ आया। एंड कॉन्टेक्सचुअल नॉलेज का क्या मतलब है बेटा, किस इवेंट की याद है। यानी ये सब देखकर तुम्हें कोई इवेंट, कोई ऐसा मकाम, कोई ऐसा चीज जो याद आती है उसके बारे में लिख लो। ठीक है, तो आप लिख लेंगे बेटा, किसकी, किसकी नहीं, किस इवेंट की याद है। तुम्हें तो बहुत लोगों की याद आ जाएगी, फिर हो जाएगा मसला। किस इवेंट की याद आई, किस प्लेटफॉर्म की याद आई, कोई फ्यूचरिस्टिक अप्रोच, कोई कॉन्टेक्सचुअल नॉलेज, अयूब खान के माइंड के स्ट्रक्चर के बारे में लिख लिया, चलेगा। ठीक है ना। तो ये बेटा आपके पास, मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ कि ये फॉर्मेट है एक सोर्स बी को सॉल्व करने का। ठीक है ना। ओके, किस इवेंट की याद है आपने ये लिख लिया। अच्छा, मैं पहले ही बता चुका हूँ सोर्स बेस्ड क्वेश्चन के बारे में, क्या बता चुका हूँ बेटा। 5 मार्क्स के लिए क्या करना है सबने, 5 मार्क्स के लिए आपने वही फॉर्मेट को फॉलो करना है। कौन से फॉर्मेट को बेटा, इधर यू राइट वन सरफेस फीचर और यू राइट वन इन्फरेंस, और फिर आप क्या लिख दें, एक कॉन्टेक्सचुअल नॉलेज लिख दें, तो आपको 5 मार्क मिलेंगे। या तो आप ये पहली वाली कंडीशन कर सकते हैं, या तो आप दूसरी कंडीशन, और या आप 2 सरफेस फीचर लिख दें और 2 इन्फरेंस लिख दें, तो इस पे भी आपको क्या देगा बेटा, एग्जामिनर नंबर दे देगा। ठीक है, तो अगर किसी को फुल मार्क्स चाहिए 5 में से 5, तो वो इन दोनों में से कोई भी चीज को फॉलो कर सकता है, तो इंशाल्लाह एग्जामिनर उसको मार्क्स दे देगा। अभी मैं समझा रहा हूँ, चार्ट बॉक्स में बाद में देखूंगा। अगर आपको कोई सवाल आता है आप लिख दें, आप अपनी चीजें सब लिख दें, मेंशन कर दें, मैं जैसे ही फारिग हूँ इंशाल्लाह मैं आपको जवाब दे दूंगा, ठीक है ना। So 5 marks can be attained in either of the situation. Either you write one surface feature, you write one inference, you write one contextual knowledge, or what you can do is better, you can also convert it. या आप 2 surface feature लिख दें और 2 inference लिख दें, तो भी आपको एग्जामिनर क्या करेगा बेटा, नंबर दे देगा certainly। ठीक है ना। क्या सबको यहाँ तक बात क्लियर है, अंडरस्टैंडेबल है, ठीक है ना। अच्छा, आगे की तरफ आते हैं। अब अगर मैं जरा डायग्राम को अपनी देखूं, ठीक है ना, इफ आई ओपन अप माई डायग्राम एंड सी माई डायग्राम, ठीक है ना, वो डायग्राम क्या पिक्टोरियल सोर्स दी हुई है। अगर मैं इसमें देखूं तो मुझे सर्टेनली बहुत सारी चीजें दिख रही हैं। मैं देख सकता हूँ कि अयूब खान 2 अमेरिकन ऑफिशियल्स के साथ खड़े हैं, ठीक है ना। फिर मैं देख सकता हूँ कि अयूब खान मुस्कुरा कर देख रहे हैं अपने राइट हैंड साइड वाले बंदे को। फिर मैं देख सकता हूँ कि फ्लैग्स लगे हुए हैं, एंड सर्टेनली एक फ्लैग पाकिस्तान का लग रहा है और मुझे एक फ्लैग यूएसए का लग रहा है, ठीक है ना। तो मैं ये भी लिख सकता हूँ कि मुझे ये साइड पर क्या दिख रहे हैं बेटा, साइड पर मुझे फ्लैग्स नजर आ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये भी चीज आप इसमें मेंशन कर सकते हैं, आपको दोनों साइड पे फ्लैग्स नजर आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, नीचे व्हाइट हाउस लिखा हुआ है, तो आप ये भी लिख सकते हैं दैट इट इज अ मीटिंग दैट इज बीइंग हेल्ड इन व्हाइट हाउस। तो ये भी तो तुम्हें पिक्टोरियल सोर्स से ही पता चल रहा है ना कि ये जो मीटिंग है व्हाइट हाउस में हो रही है, ठीक है। दूसरी बात आप ये भी लिख सकते हैं इधर के भाई, तो ये जितने भी आपको आदमी लोग नजर आ रहे हैं,
तीन आदमी हैं आपके पास डायग्राम के अंदर, एक अयूब है और दो यूएसए के ऑफिशियल्स हैं। ये तीनों सूट पैंट में टाइज में हैं। तो एक ऑफिशियल मीटिंग है, ये बता रही है हमें कि भाई ये अयूब खान साहब बहुत इंपॉर्टेंट काम के लिए यूएसए गए हैं। तो इसलिए ये ऑफिशियल मीटिंग क्या आपको एक वो दे रहा है कि ये जो मीटिंग है ये बहुत एक ऑफिशियल स्टांस पर मीटिंग हो रही है। तो सर्टेनली ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में आपको इल्म होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये सब चीजें मैं अपने डायग्राम में से क्या कर सकता हूँ, देख सकता हूँ। अब इन सब चीजों से आपको समझ क्या आता है? तो उसने आपसे पूछा भी है सवाल में कि डायग्राम देख के बताओ तुम्हें पाक और यूएसए के रिलेशन के बारे में क्या पता चल रहा है। अब मुस्कुरा कर देख रहा है अयूब खान, इतना हंसी मजाक हो रहा है, ऑफिशियल मीटिंग है, तुम्हें क्या समझना चाहिए? इससे तुम्हें समझना चाहिए कि भाई पाकिस्तान और यूएसए के अच्छे रिलेशन हो रहे हैं। इससे मैं इन्फर कर सकता हूँ कि पाकिस्तान एंड यूएसए आर कमिंग ऑन गुड टर्म्स, दे आर कमिंग ऑन गुड रिलेशंस। एंड सर्टेनली इसके बाद तुम इसके रिलेशन को थोड़ा डिस्क्राइब कर सकते हो कि जो भाई पाकिस्तान और यूएसए के जो रिलेशंस हैं वो सर्टेनली कुछ टाइम पहले तक अच्छे नहीं थे, लेकिन सर्टेनली फिर अयूब खान ने यूएसए में जाके मुलाकात करी, क्योंकि अयूब खान खुद बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था यूएसए से। तो इस मुलाकात के बाद पाकिस्तान और यूएसए के रिलेशंस क्या हो गए बेटा, इट गॉट बेटर। आपने इतनी बात लिख ली, इन्फ्लुएंस हो गया। अब आप क्या कर सकते हैं आगे, आपको कॉन्टेक्सचुअल नॉलेज देनी है। तो कॉन्टेक्सचुअल नॉलेज आप यही लिख सकते हैं कि भाई ये जो मीटिंग है ये मीटिंग क्यों हुई होगी। तो हो सकता है अयूब खान साहब अपने लिए मिलिट्री और इकोनॉमिक एड मांगने गए हो, तो आप वो वाली बात लिख सकते हैं। This can be this with this I can also adhere that at Ayub Khan's time America was also providing Pakistan with military aid and economic aid, so thus Ayub Khan went to America to attain that aid. फिर आप ये भी बात कर सकते हो that Ayub Khan during his era was also uh, he was also very worried about what beta, he was worried about the relations with the Kashmir issue. So certainly also went to USA to get the support for the Kashmir issue. तो आप ये बात भी लिख सकते हैं कॉन्टेक्सचुअल नॉलेज में, ठीक है ना। तो आई होप बेटा सबको यहाँ तक बात एक क्लैरिटी के साथ समझ आ गई है। इसका एक आंसर मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, मैं आपको वो पढ़ा देता हूँ, तो इंशाल्लाह आपके लिए क्या हो जाएगा बेटा, बेटरमेंट आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, रेड से ऑफ कोर्स मैंने सरफेस फीचर लिखा हुआ है, ब्लू से मैंने इसका इन्फ्लुएंस लिखा हुआ है, और ग्रीन से क्या किया हुआ है बेटा, मैंने मैंने इसका आपके पास अल्लाह भला करे आपका कॉन्टेक्सचुअल नॉलेज लिखी हुई है, ठीक है। तो अगर मैं रेड वाले मार्कर को देखूं तो मेरे पास सरफेस फीचर है, ठीक है ना। ये लिख लीजिएगा, अच्छा लिख क्या लें, स्क्रीनशॉट बाद में मैं खोल दूंगा तो ले लीजिएगा। सरफेस फीचर है बेटा। और ब्लू से मेरा क्या है, ब्लू से मैंने इन्फ्लुएंस मार्क किया हुआ है, ठीक है, इन्फ्लुएंस मार्क किया हुआ है। एंड ऑफ कोर्स मैंने ग्रीन से क्या किया हुआ है बेटा, ग्रीन से मैंने आपके पास आपका सी के यानी मतलब क्या बेटा, कॉन्टेक्सचुअल नॉलेज लिखी हुई है, ठीक है। तो दिस इज अ परफेक्ट एग्जाम आंसर दैट यू पीपल कैन राइट इट इन द एग्जाम, ठीक है ना। तो क्या लिख सकता हूँ मैं, ऑफ कोर्स source B shows the President Ayub Khan meeting with some USA officials in the White House. So I'm talking about what I can see in the diagram. I can see that Ayub Khan is meeting some of the USA officials. It can be seen that Ayub is looking at the man on his right hand side and smiling. तो ये अच्छी बात है ना कि जब आप किसी को स्माइल करके देखते हो तो ऑफकोर्स आपका उसका रिलेशन क्या है, अच्छा है। और अयूब और उस बंदे का रिलेशन अच्छा होना मतलब पाकिस्तान और यूएसए का रिलेशन क्या हो रहा है, अच्छा हो रहा है। लेकिन ये इन्फ्लुएंस है, तो मैंने आगे वही बात लिखी है। विद दिस आई कैन इन्फर, एक मिनट प्लीज। With this, I can infer I can infer that Pakistan and USA are having good relations. They seem to have come on an agreement and are happy with the terms. Certainly, I can attain from this that Pakistan and USA have come on what beta? They have come on good relations. तो ये मैंने उससे infer किया, जो मैंने देखा उससे क्या समझा मैंने वही लिखा। आगे आ जाते हैं, अब इससे क्या कॉन्टेक्चुअल नॉलेज मिलती है मुझे। सो अयूब वॉज रियली इंस्पायर्ड बाय यूएसए। मैंने आपको पहले ही बताया था ना कि अयूब खान बड़ा पसंद करता था, किसको पसंद करता था, यूएसए को पसंद करता था, ठीक है ना। सो अयूब वाज रियली इंस्पायर्ड विद यूएसए एंड ही आल्सो होप दैट यूएसए वुड हेल्प हिम अटेन व्हाट बेटा, मिलिट्री एड, एंड दिस वुड हेल्प पाकिस्तान ग्रो इकोनॉमिकली। और हमने देखा था 1965 की वॉर के वक्त तक जितनी भी हमारे पास मिलिट्री एड आई थी और जितनी हमने मिलिट्री एड यूज की थी वो मैक्सिमम हमें कहाँ से मिली थी बेटा, यूएसए से मिली थी। लेकिन ड्यूरिंग द वॉर यूएसए ने मना कर दिया था, लेकिन वॉर से पहले तो यूएसए ने इतनी मिलिट्री एड भेजी थी, जाहिर सी बात है वो पाकिस्तान के लिए क्या था, बेनिफिशियल था। नेक्स्ट, this can also be the time where Ayub went to USA to gain the support on which issue बेटा, कश्मीर इशू। तो ये एक वो टाइम भी है जब शायद अयूब खान साहब गए होंगे कि इंडिया यार कश्मीर को नहीं छोड़ रहा, आप प्लीज हमारी मदद करो कश्मीर इशू, क्योंकि 1960 के इंडस वाटर ट्रीटी के बाद हमने अपने रिवर्स को तो बचा लिया था, लेकिन अब हमें कश्मीर को भी तो बचाना था। सर्टेनली अयूब खान
वेंट टू यूएसए टू गेन द सपोर्ट फॉर कश्मीर इशू। और फिर हो सकता है उसको ना मिला हो, ठीक है ना। तो ये एक मीटिंग, एक कॉन्टेक्चुअल नॉलेज है जो आप इससे प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि भाई मुझे ये तस्वीर देख के ये समझ आता है कि भाई ये चीजें हो रही होंगी। जरूरी नहीं है वही चीज हो, लेकिन यही चीज आपने उसको बतानी है फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के साथ कि कॉन्टेक्चुअल नॉलेज में आपको दिख क्या रहा है। आई होप दैट आई मेड माई सेल्फ वेरी क्लियर अप टिल हियर। किसी और कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई ऐसी बात समझ नहीं आई तो बेटा प्लीज डू राइट इट इन द चैट बॉक्स। So the next question that we are gonna do is explain why General Muhammad Ayub Khan came into power in 1958। तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत क्लियर क्वेश्चन है कि क्यों अयूब खान साहब पावर में आए 1958 में। ऑफ कोर्स इट इज अ 7 मार्कर क्वेश्चन। तो आपको इसमें कितने रीजंस लिखने हैं भाई? 3 रीजंस मेंशन करने हैं, ठीक है ना। अगेन वही फॉर्मेट है और हम ये पहले भी क्लास में कर चुके हैं, तो हम इससे ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे, ठीक है ना। हम पहले भी ये क्लास में कर चुके हैं। सो इट्स द सेम क्वेश्चन एज व्हेन यू राइट द क्वेश्चन दैट व्हाई डिड अयूब खान इंट्रोड्यूस मार्शल लॉ, why did Ayub Khan take over Pakistan in 1958? So the same part is that explain why General Muhammad Ayub Khan came into power in 1958। तो आप वही बात है इधर क्या कर सकते हैं बेटा, मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। जस्ट वेस्ट फॉर अ मिनट, मुझे लग रहा है मेरा नेट स्लो चल रहा है। मैं 1 मिनट सिर्फ इंटरनेट बदल रहा हूँ, सही है ना। सिर्फ मुझे 1 मिनट दे दीजिएगा, सिर्फ 1 मिनट। तो आप इसमें मेंशन कर सकते हैं कि चेंज ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स है एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है कंट्री के अंदर, ठीक है। इसलिए अयूब खान को पावर में आना पड़ा कब? 1958 के अंदर। क्योंकि मुझसे वाई पूछ रहा है, वाई के अंदर 3 रीजंस लिखने हैं, ठीक है। और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से तो अयूब खान को क्या करना पड़ा बेटा? अयूब खान को इंटरवीन करना पड़ा। किसके अंदर इंटरवीन करना पड़ा बेटा? गवर्नमेंट के अंदर इंटरवीन करना पड़ा। 1 मिनट 1 मिनट, मैं स्क्रीन देख लेता हूँ, जस्ट अ मिनट। आई होप सबको स्क्रीन नजर आ रही है बेटा। आई होप सबको स्क्रीन नजर आ रही है, ठीक है। तो सो अयूब खान हैड टू इंटरवीन एंड व्हाट बेटा? ही इंटरवीन एंड इंट्रोड्यूस्ड मार्शल लॉ। एंड व्हेन ही इंट्रोड्यूस्ड मार्शल लॉ, व्हाट डिड ही डू बेटा? ही टुक कंट्रोल ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। अनदर इम्पॉर्टेंट रीजन व्हाई अयूब खान केम इनटू पावर क्या हो सकता है? हमने मल्टीपल रीजंस पढ़े थे, ठीक है ना। तो ऑफ कोर्स इसमें एक रीजन वो 1955 वाला भी आ सकता है, जहां पर हम बात कर सकते हैं किसकी? फूड क्राइसिस आ गए थे पाकिस्तान में, फ्लड सिचुएशन आ गई थी, इकोनॉमिकली पाकिस्तान वीक हो रहा है, लोगों को खाने पीने का सामान नहीं मिल रहा है, इतना ज्यादा पॉलिटिशियंस इस पे टेक ओवर ही नहीं कर पा रहे, कम ओवर ही नहीं कर पा रहे, पॉलिटिशियंस पे काम ही नहीं कर पा रहे। पॉलिटिशियंस काम नहीं कर पाएंगे तो किसको इंटरवीन करना पड़ेगा बेटा? अयूब खान को इंटरवीन करना पड़ेगा। और जब अयूब खान इंटरवीन करेगा तो मार्शल लगाएगा, दैट्स व्हाई ही कम इनटू व्हाट, ही कम इनटू पावर, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं फूड क्राइसिस एंड फ्लड, इससे इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी थी कंट्री में, एंड दैट्स व्हाई अयूब खान हैड टू इंटरवीन इन द गवर्नमेंट एंड टेक ओवर व्हाट बेटा? टेक ओवर Pakistan's control by introducing martial law in 1958। Another reason could be of course the East Pakistani side, जहां पर इतने सारे मल्टीपल आपके पास जो प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी, ठीक है ना। तो आप लिख सकते हैं हेट्रेड फ्रॉम, ऑफ कोर्स वेयर बेटा? हेट्रेड फ्रॉम ईस्ट पाकिस्तान। So East Pakistanis wanted more dominance. They wanted more dominance in where, beta? They wanted more dominance in the central powers of Pakistan। And फिर वो थोड़ा लैंग्वेज इशू भी लिख सकते हैं और मल्टीपल चीजें लिख सकते हैं आप इसमें, ठीक है ना। तो ईस्ट पाकिस्तानी वर नॉट हैप्पी विथ रिप्रेजेंटेशन। ये हम मल्टीपल टाइम्स कर चुके हैं, इसलिए मैं इसको सिर्फ स्किम थ्रू कर रहा हूँ, ठीक है ना। इसका हमने आंसर बाकायदा तौर पे क्लास में डिस्कस भी किया था, ठीक है ना। वर नॉट हैप्पी विथ रिप्रेजेंटेशन इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। और सेंट्रल गवर्नमेंट में जो रिप्रेजेंटेशन का मसला था वो क्या था बेटा? कि पैरिटी ऑफ सीट्स थी, याद है ना सबको? पैरिटी ऑफ सीट्स थी, जिसको आप गालिबन 1 यूनिट स्कीम से भी थोड़ा डिनोट करके बता सकते हैं कि
ईस्ट पाकिस्तानी जो थे वो 1 यूनिट स्कीम से भी खुश नहीं थे, और जब वो 1 यूनिट स्कीम से खुश नहीं थे क्योंकि इक्वल सीट्स मिल चुकी थी, तो certainly this led to Ayub Khan coming in between and like taking in control of Pakistan so that he could handle the East Pakistanis, because they had turned into revolt, hatred, protest, riots and multiple chaos हो गया था पाकिस्तान के अंदर. That's why Ayub Khan had to do what बेटा, he had to intervene in the political stages of Pakistan. ठीक है. आई होप बेटा सबको बात क्लियर है. ये 3 रीजंस के लिए वही फॉर्मेट फॉलो करेंगे. क्या फॉर्मेट फॉलो करेंगे बेटा? स्टेप नंबर 1 क्या है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रीजन. स्टेप नंबर 2 क्या है बेटा? स्टेप नंबर 2 है एनालिसिस करूंगा. वो एनालिसिस नहीं करूंगा, एक्सप्लेनेशन करूंगा. और स्टेप नंबर 3 क्या है? स्टेप नंबर 3 है एनालिसिस. अच्छा, वैसे तो एग्जामिनर बोलता है कि 7 मार्कर के अंदर पहले वाले में ये करो, बाकी 2 में एक्सप्लेनेशन का रुक जाना. लेकिन मैं अपने बच्चों को यही रेकमेंड करता हूँ कि भाई ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं है. कोशिश यही करना कि तीनों में कर लो ताकि ऑन द सेफ साइड रह जाओ. ठीक है ना? जब आप ऑन द सेफ साइड रहोगे तो जाहिर सी बात है आपके लिए आसानी क्रिएट हो जाएगी और आपको ज्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना नहीं पड़ेगा. ठीक है ना? आई होप बेटा आई मेड माई सेल्फ वेरी क्लियर अप टिल हियर. इट वाज अ वेरी इजी क्वेश्चन. अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं 2 मिनट दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो. फिर मुझे एक 10 मार्कर भी कराना है बेटा. 10 मार्कर के लिए फिर मैं इंशाल्लाह चीजें समझाऊंगा. ठीक है ना? रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट एवरीवन टू वन टाइम प्लीज गो एंड वॉच द पेपर पैटर्न वीडियो ऑन यूट्यूब, ताकि बेटा आपको समझ आ जाए कि एग्जामिनर पूछता क्या क्या है. यहाँ पे अक्सर बच्चे मुझसे ऐसे ऐसे सवाल पूछे हैं जो मैंने पहली क्लास में बताया था. तो जाहिर सी बात है, हम बार बार तो पेपर पैटर्न नहीं बता सकता, लेकिन आपके लिए यूट्यूब पे वीडियो रखी है, आप वो जाके पेपर पैटर्न की वीडियो देख लें. 6 मिनट की है या 7 मिनट की है, इतना अगर आपके पास टाइम नहीं है बेटा तो आप छोड़ ही दें, पढ़े ही नहीं, आप पीएसटी का पेपर ही ना दें. अगर आप देना चाहते हैं तो इतना टाइम तो आपको निकालना पड़ेगा. वो खुदा का वास्ता है, जाके वीडियो एक मतलब देख लें. मैं सबको इंशाल्लाह ग्रुप पर आज शेयर भी कर दूंगा. प्लीज वो वीडियो एक मतलब देख लें. उससे मैंने बहुत डिटेल्स नहीं बताई हुई, लेकिन सिंपली एक ओवर आउट आपको एक क्या दे दिया है, एक ओवरव्यू दे दिया है कि किस तरीके से एग्जामिनर पेपर में सवाल पूछता है. ठीक है ना? 30 फेब को ले लें, तब तक याद हो जाएगा. अच्छा बेटा, तुम कोई शैतानी कैलेंडर तो नहीं फॉलो कर रहे आजकल? इन 3 क्वेश्चंस में से कोई टेस्ट में आएगा? हाँ युमना, ऐसा हो सकता है. हाँ सर, देख लेगा, लेंगे, लाइक भी सब्सक्राइब भी. अच्छा, प्लीज देख लीजिएगा. सब्सक्राइब मत करना, मसला नहीं है, लेकिन वीडियो देख लेना. तुम्हारा अपना फायदा है, मेरा नहीं. मेरे को किसने क्या बताया? इब्राहिम, मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या कह रहे हो. मतलब आई डेंट नो, मुझे क्या नहीं पता होना चाहिए मुझे. चले, अब मैं आ रहा हूं बेटा 10 मार्कर के ऊपर. ठीक है ना? और इस 10 मार्कर के अंदर, ठीक है ना, हम इंशाल्लाह मल्टीपल चीजें देखेंगे कि किस तरीके से हमने असेस करनी है. पहली चीज, अ 10 मार्कर इज सिमिलर टू अ 4 मार्क और 14 मार्कर. बस एक डिफरेंस होता है दोनों में. 10 मार्कर और 14 मार्कर में देर इज जस्ट डिफरेंस ऑफ कंक्लूजन. सिर्फ कंक्लूजन दोनों का अलग अलग है, बाकी कंप्लीटली दोनों सवाल क्या है, सिमिलर है. तो 10 मार्कर वर्सेस 14 मार्कर, व्हाट्स द डिफरेंस? क्या डिफरेंस है दोनों में? दोनों में एक चीज का डिफरेंस है. किस चीज का बेटा? कंक्लूजन का. ठीक है? 14 मार्कर का कंक्लूजन is a more elaborative, a more futuristic conclusion, but a 10 marker requires a very, very brief conclusion. There's just evaluation needed. There is no futuristic approach, no contextual knowledge, nothing at the future end is needed. मैं समझाऊंगा क्या होता है ये, क्या नहीं होता. ठीक है ना? आज हम इंशाल्लाह, पहले तो मैं आपको इसका पूरा ये समझाऊंगा स्ट्रक्चर के, इस सवाल में मांग क्या रहा एग्जामिनर आपसे. एंड वंस हम वो कर लेंगे बेटा इंशाल्लाह, इसके बाद मैं आपको इसका एक रिटन एग्जाम्पल भी दिखा दूंगा और खुद कंक्लूजन इसका लिख के दिखाऊंगा. लेकिन इसका कंक्लूजन इज अ सिंपल कंक्लूजन. नेक्स्ट सैटरडे को जो क्लास होगी उसमें 14 मार्कर का कंक्लूजन लिखना सिखाऊंगा. तो इस तरीके से मैं दोनों जब कंक्लूजन लिखना आपको सिखा दूंगा तो आपके लिए आसानी क्रिएट हो जाएगी. ठीक है ना? सॉरी.
तो इसके लिए थोड़ा सा आपने तैयार रहना है, ठीक है ना। अरे बेटा टाइम नहीं मिलता तैमूर, वरना मैं करता। मैं बिल्कुल भी टाइम नहीं, यकीन मानो। बहुत 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 स्ट्रिक्ट स्केड्यूल है, बहुत ज्यादा। लेकिन देखते हैं, इंशाल्लाह कुछ ना कुछ करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब इस 10 मार्कर के अंदर अगेन मुझे कितने फैक्टर्स लिखने हैं बेटा? 4 फैक्टर्स लिखने हैं, ठीक है। लेकिन 4 फैक्टर्स लिखने से पहले मैं जरा आपको इसका एक क्या लिखवाना जा रहा हूँ बेटा, इसका एक टोटका लिखवाने जा रहा हूँ। तो इसका एक टोटका लिख लीजिएगा अपने पास बेटा, टोटका लिखेंगे, ठीक है। पहले सवाल पढ़ लेते हैं। टू व्हाट एक्सटेंट वर द इयर्स 1958 अ डेकेड ऑफ डेवलपमेंट, एक्सप्लेन योर आंसर। सिंपली उसने पूछा है कि यार क्या आपको लगता है, टू व्हाट एक्सटेंट डू यू कंसिडर द इयर्स 1958 टू 1968 टू बी अ डेकेड ऑफ डेवलपमेंट? डू यू एग्री और नहीं, डू यू एग्री, एक्सप्लेन योर आंसर, सीधा बोल दिया उसने, ठीक है ना। तो ये एक बहुत ही ज्यादा सिंपल सवाल है। एंड इस सिंपल सवाल का मैं आपको सबसे पहले एक टोटका लिखवाने वाला हूँ, ठीक है ना। एंड इस टोटके का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये, जब मैं टोटके की बात करता हूँ, तो everyone must remember that this टोटका would involve what बेटा? This would tell you how to answer this question, ठीक है ना। तो ये मेडिसिन है, ये आपको पता होना चाहिए कि एक क्वेश्चन लिखने से पहले वो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है। तो आप लिखेंगे बेटा अपने पास, दिस क्वेश्चन requires you to present, और मैंने बताया 10 और 14 मार्क में क्या प्रेजेंट करते हैं, एक आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट का क्या मतलब होता है बेटा? टू साइडेड, आपने बैलेंस बना के चलना है, और आपने ये बताना है कि क्या ये बात सही है या ये नहीं है। दिस क्वेश्चन रिक्वायर्स यू टू प्रेजेंट एन आर्ग्यूमेंट on whether the period 1958 to 1968 can be named as the decade of progress or not. तो कैन बी का पहले बताऊंगा, फिर नॉट का भी बताना पड़ेगा। यानी सिंपल टर्म्स में अयूब खान के सक्सेसेस और फेलियर्स, व्हाई कैन वी कॉल इट और व्हाई कैन वी नॉट, दोनों साइड के आपने दो दो फैक्टर्स मेंशन करने लाजमी इंपॉर्टेंट है। और एनालिसिस करना है, क्या एनालिसिस करना है कि किसी चीज की वजह से क्यों वो डेकेड ऑफ प्रोग्रेस खोला कहलाएगा, या कोई चीज अगर अनसक्सेसफुल है तो उसकी वजह से क्यों उसको डेकेड ऑफ प्रोग्रेस नहीं कहूंगा। सो इसका एनालिसिस लिखना मत भूलिएगा। ऑल्सो डू नॉट forget to mention the नहीं, do not forget to mention why a particular reason would help me call Ayyub's era as the decade of progress। ये हो गया यस वाले के लिए। तो नो वाले के लिए भी आपको सेम चीज रिपीट करनी है, और सेम चीज रिपीट करने को क्या कहता हूं मेरे बेटा? वाइस वर्सा। सो व्हाई अ पर्टिकुलर रीजन is a reason that I could call yes, that Ayub's era is a decade of progress. And if you're writing a failure, so that how that failure can stop me from calling Ayub's era as decade of progress. तो why it can, why it cannot, और इसमें why बताना बहुत जरूरी है कि एक चीज की वजह से मैं क्यों उसके पूरे के पूरे करियर को डेकेड ऑफ प्रोग्रेस कहूंगा, और एक चीज की वजह से क्यों नहीं कहूंगा। तो दोनों साइडें मेंशन करना एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट।
आई होप बेटा यहाँ तक बात सबको समझ आ गई होगी, सबको क्लैरिटी आ गई होगी। यानी सिंपली इसमें मुझे क्या करना है बेटा, आई हैव टू मेंशन व्हाट बेटा, आई हैव टू मेंशन द सक्सेसेस एंड द फेलियर्स। किसके एरा के बेटा, अयूब्स एरा। और कोई भी दो सक्सेसेस कोई भी दो फेलियर्स, तो टू पैराग्राफ सक्सेस के बना लेना, दो पैराग्राफ फेलियर के बना लेना, ठीक है। इतनी सबको यहां तक बात समझ आनी चाहिए। डेकेड ऑफ प्रोग्रेस का मतलब कि वो डेकेड जिसके अंदर प्रोग्रेस बनी हो ना, जैसे हमने इंडस्ट्रियल रिफॉर्म के बाद मैंने बताया भी था कि अयूब खान के इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की वजह से, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स की वजह से उसके एरा को डेकेड ऑफ प्रोग्रेस कहते हैं बहुत सारे हिस्टोरियंस, ठीक है ना। मैं चैट बॉक्स अभी नहीं पढ़ूंगा, मैं बाद में पढ़ूंगा, ठीक है ना। मैं एंड में जाते हुए बिल्कुल आपके जितने भी सवाल होंगे उनके बारे में लिख लूंगा। अब देखो, ये जब तुम चीज कर लेते हो ना, तो अब तुमने वही स्टेप फॉलो करने, तीन स्टेप हर रीजन के लिए। स्टेप नंबर वन आइडेंटिफिकेशन, स्टेप नंबर टू an explanation, स्टेप नंबर थ्री एनालिसिस। एनालिसिस मतलब लिंकिंग इट बैक टू द क्वेश्चन। तो आप वही बात करेंगे, आप पहले लिखेंगे क्या भाई, आइडेंटिफाई करो, और फिर क्या करो, फिर इसको एक्सप्लेन करो, और फिर एक्सप्लेन करने के बाद क्या करो बेटा, एनालिसिस करो और लिंक इट बैक टू द क्वेश्चन, लिंक इट बैक टू द क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ऑफ कोर्स हम इसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है ना, कि आप इसको किस तरीके से लिंक कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। अभी सब वेट करेंगे, मैं चैट बॉक्स एंड में पढ़ूंगा बेटा, अभी नहीं। आई रीड द चैट बॉक्स इन द एंड, ठीक है ना, बिल्कुल आखिर में मैं इसको क्या करूंगा बेटा, रीड आउट करूंगा, ठीक है ना। सो ऑफ कोर्स दो पैराग्राफ्स मेरे सक्सेसेस के होने चाहिए, दो पैराग्राफ्स मेरे फेलियर के होने चाहिए। अब सर सक्सेस तो अगर मैं एक सक्सेस लिख दूं तो हो जाएगा। आई वुड प्रेफर के यार एक पूरा पैराग्राफ इकोनॉमिक सक्सेस का हो जाए, एक पूरा पैराग्राफ एग्रीकल्चर सक्सेस का हो जाए। तो भाई ऐसा कर लो कि यार एक आपने इसमें इकोनॉमिक सक्सेसेस का पैराग्राफ बना दिया, तो मल्टीपल दो तीन आपने इकोनॉमिक सक्सेसेस लिख दी, ठीक है ना। और फिर आपने क्या किया, एक पैराग्राफ बना दिया इसमें आपने एग्रीकल्चर लेवल पर सक्सेसेस बता दी कि भाई ये सक्सेस थी। अच्छा हाँ, ये भी कर सकते हो कि भाई एक पैराग्राफ इकोनॉमिक प्लस एजुकेशन का बना दिया, यानी उसमें दो इकोनॉमिक सक्सेस लिखी, एक एजुकेशन की सक्सेस लिखी और उसको एंड में एनालाइज कर दिया, तो ऐसा भी हो सकता है। बिल्कुल एक एक लिख के मत आना यार, कभी कभार हमारे पास सवाल में कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, जैसे अयूब खान की सक्सेसेस रिफॉर्म्स बहुत सारे हैं, तो एक रिफॉर्म में एक फैक्टर का एक रिफॉर्म लिखने से काम नहीं होगा, आपको दो तीन लिखने पड़ेंगे ताकि आपका आंसर क्या हो बेटा, स्ट्रॉन्ग होता जाए। तो आपने इकोनॉमिक लिख लिया, फिर आपने एक एग्रीकल्चरल लिख दिया, ठीक है, और फिर आपने वही रिपीट किया सेम प्रोसेस किसके लिए बेटा, फेलियर के लिए। तो जब तुम फेलियर पे जाओ तो तुमने एक फेलियर लिख दिया, क्या फॉर एग्जांपल तुमने एजुकेशन का फेलियर लिख दिया, ठीक है। फिर एजुकेशन के फेलियर के बाद क्या है, तुम कोई भी दूसरा फेलियर अयूब खान का लिख सकते हो, 1965 की वॉर भी लिख सकते हो, ठीक है ना। आप इसमें अयूब का वो कॉन्स्टिट्यूशन भी लिख सकते हो एज अ प्रॉब्लम, कि भाई यार ये अयूब खान के टाइम पे क्या था, ये प्रॉब्लम था। तो वन कुड राइट अबाउट एजुकेशन, वन कुड राइट अबाउट सोशल रिफॉर्म्स, वन कुड राइट अबाउट फेलियर्स के अंदर पॉलिटिकल रिफॉर्म्स भी लिख सकते हैं कि भाई पॉलिटिकली भी अयूब खान बहुत ज्यादा क्या था, कमजोर था। आप चाहें तो आप इकोनॉमिक भी लिख सकते हैं वापसी, कि भाई अयूब खान की जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है वो भी इतने ज्यादा अच्छे नहीं है भाई। तो सर्टेनली वो आपके आंसर को क्या करेगा, दैट विल मेक योर आंसर वेरी वेरी स्ट्रांग एंड thus creating a position where it will be very easy for you to attain better marks, ठीक है ना। तो आई होप बेटा सबको यहाँ तक बात समझ आई हो। एक 10 मार्कर का पूरा तरीका मैंने आपको लिख के दे दिया है, जिन्होंने नहीं छापा प्लीज इसको छापे, आई वांट इट रिटन इन एवरीवन्स कॉपी। अगर कल कला मैं आपसे कॉपी मांगू आपकी, तो उसमें ये होना चाहिए, ठीक है ना। मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मैं स्क्रीनशॉट वापसी कर लेता हूँ, इंटरनेट का थोड़ा सा इशू है, तो मैं चाहूंगा कि या तो स्क्रीनशॉट ले लें बेटा, या तो इसको थोड़ा जल्दी से लिख लीजिएगा ताकि मैं आगे बढ़ जाऊँ, ठीक है। आई होप सबने लिख ही लिया होगा, या सब स्क्रीनशॉट ले लें प्लीज, ठीक है। एक बंदा स्क्रीनशॉट ले लो या शेयर कर देना सबके साथ, ये सब अपने अपने इंडिविजुअल स्क्रीनशॉट्स ले लो यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट्स लीजिएगा ताकि फिर मैं बेटा आगे बढ़ जाऊँ। आई होप बेटा सबने स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, मैं आगे की तरफ बढ़ जाता हूँ।
तो इसका एक रिटर्न आंसर है बेटा इधर, ठीक है ना। आज ही बैठ के मैंने थोड़ा उसको ड्राइव आउट किया है। अच्छा, जो ऊपर वाली चीज मैंने लिखी हुई है, ऑफ कोर्स उसकी आप समझ जाइएगा कि इररेलेवेंट है, ये नहीं लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स आंसर स्टार्ट ऑफ करने के लिए ना, एक अगर थोड़ा सा दो तीन लाइन इस्तेमाल कर लूँ तो एक अच्छा आंसर फॉर्म हो जाता है। तो इसलिए ये है इररेलेवेंट, लेकिन ये अच्छा होता है, थोड़ा सा बेहतर होता है। लेकिन आपको लगता है अगर कि यार मैं अगर ये लिखने बैठा या बैठी तो टाइम बहुत ज़ाया हो जाएगा, तो आप मत लिखें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप डायरेक्ट पैराग्राफ से शुरू करें, आपको इंशाल्लाह मार्क्स मिल जाएंगे। सो वही चीज मैंने तो लिखी हुई है, ठीक है ना। तो सबसे पहला पैराग्राफ मैं पढ़ने जा रहा हूँ, ठीक है, प्लीज देखिएगा। सो द ईयर्स 1958 to 1968 in Pakistan are often referred to as the decade of development. तो वही मैंने बात करी यहाँ पे, ठीक है ना। सो ड्यू टू द इनसिग्निफिकेंट एफर्ट्स इन वेरियस सेक्टर्स, द इम्पैक्ट एंड रीच ऑफ दीज एडवांसमेंट रिमेन डिबेटेबल। के कुछ सक्सेसेस भी थे, कुछ फेलियर्स भी थे। तो कुछ लोग बोलते हैं कि भाई जो अयूब खान ने किया वो ठीक है, जो कुछ लोग बोलते हैं भाई जो अयूब खान ने किया वो ठीक नहीं है। तो उसी के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ। सो फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ कोर्स इज अ पैराग्राफ वेयर आई मेंशन्ड अ लॉट ऑफ सक्सेसेस, ठीक है ना। सो आई हैव नॉट गॉन विद जस्ट वन और टू ऑफ देम, आई हैव कंबाइंड देम एज वेल। सो ऑन द पॉजिटिव साइड, दिस पीरियड सॉ इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक चेंजेस एंड बेनिफिट पाकिस्तान। तो जाहिर सी बात है, मैं ऑफ कोर्स इसकी इकोनॉमिक सक्सेस की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको लिखवाया भी था कि अयूब खान की जो इकोनॉमिक सक्सेस है ना, उसकी वजह से ही मेजरली इसको डेकेड ऑफ डेवलपमेंट बोला जाता है, और ऑफ कोर्स एग्रीकल्चर की वजह से भी। तो इकोनॉमिकली पाकिस्तान में स्ट्राइड्स विद द क्रिएशन ऑफ एन ऑयल रिफाइनरी। सबको याद होगा, मैंने लिखवाया हुआ ये चीज। पाकिस्तान ऑयल रिफाइनरी बनी थी 1962 के अंदर। देयर वाज आल्सो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ व्हाट बेटा, मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, सबको याद होगा, ये भी लिखवाया था। दिस एम्ड एट एक्सप्लोरिंग एंड एक्सट्रैक्टिंग व्हाट मिनरल्स। एडिशनली दैट एन एक्सपोर्ट बोनस स्कीम हेल्प्ड व्हाट बेटा, इट हेल्प्ड प्रमोट व्हाट एक्सपोर्ट्स। तो ऑफ कोर्स मैंने तो देखो तीन आपको इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लिख दी जो बहुत सक्सेसफुल थे। अब मुझे बताना है ना कि एग्जामिनर को भाई ये चीजें सक्सेस थी। अब एग्जामिनर बोल रहा है भाई इन सक्सेस की वजह से क्यों इसके एरा को मैं डेकेड ऑफ डेवलपमेंट कहता हूँ। तो यानी मैंने इसको लिंकिंग बैक टू द क्वेश्चन करना है, यानी ये भी बताना कि भाई ये चीजें जो हुई हैं इसकी वजह से पर्टिकुलरली मैं अयूब के एरा को क्यों डेकेड ऑफ डेवलपमेंट कहता हूँ। तो मैंने सर्टेनली आगे वही चीज लिखी हुई है। दीज इनिशिएटिव सपोर्टेड इकोनॉमिक ग्रोथ इन पाकिस्तान। This helped establish many industries and brought in a lot of foreign exchange। तो यानी इससे बहुत सारा फॉरेन एक्सचेंज कहाँ आया था, पाकिस्तान के अंदर। तो वही मैंने बात बता दी कि यार अब जब फॉरेन एक्सचेंज आता है तो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, जब इकोनॉमिक ग्रोथ होगी एम्प्लॉयमेंट आ रही है, तो इस सबसे मैं क्या डिसाइड करूंगा कि नहीं यार अयूब का एरा क्या था, अयूब का एरा मैं डेकेड ऑफ डेवलपमेंट कहता हूँ। तो मैंने एनालिसिस भी कर लिया, यानी मैंने क्या किया, मैंने अपने आंसर को क्वेश्चन से क्या कर दिया, लिंक बैक कर दिया। सो the productivity in the country increased and many jobs were created which decreased poverty levels and increased income per capita। इनकम पर कैपिटा क्या होता है बेटा, एवरेज इनकम, यानी एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर एवरेज इनकम कितनी है, ठीक है। तो पाकिस्तान की शायद जब गालिबन अयूब खान का एरा एंड हुआ था ना, तो 380 तक चली गई थी शायद इनकम पर कैपिटा। मुझे याद नहीं है, मैं फिर भी देख के बता दूंगा आपको, किताब में लिखा हुआ है। आपकी किताब में नहीं ऑफ कोर्स, दूसरी किताबों में जो अपर लेवल की है, ठीक है। तो मैं देख के फिर भी बता दूंगा, लेकिन सिर्फ ये लिख रहा हूँ ना कि इनकम पर कैपिटा है, तो वो भी बहुत इनफ है। एग्जाम में बोलता है भाई इतनी चीज भी काफी है, अगर तुमने ये भी लिख दिया तो ये एनालिसिस के अंदर शामिल हो गया। और ड्यू टू ऑल ऑफ दिस अयूज एरा इज नोन एज व्हाट, इट इज नोन एज द डेकेड ऑफ डेवलपमेंट। यानी मैंने पूरा एनालिसिस करके एग्जाम में कनेक्ट करके दिखा दिया कि भाई क्यों मैं अयूब के एरा को क्या कहता हूँ बेटा, क्यों मैं अयूब के एरा को डेकेड ऑफ डेवलपमेंट कहता हूँ। तो सर्टेनली दिस इज अ वेरी पोटेंशियली गुड आंसर रिटन। सो आई हैव मेंशन्ड थ्री रीजंस, आई हैव एक्सप्लेन्ड द इकोनॉमिक कॉजेस। तो मैं इधर एक कॉज को एक्सप्लेन नहीं कर रहा, मैं एक फैक्टर को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैंने एक इकोनॉमिक फैक्टर को एज अ सक्सेस बताया है इधर एग्जामिनर को, और उसी के साथ साथ क्या करिए बेटा, उसकी एनालिसिस करिए। तो आप भी ये काम कर सकते हैं, हाँ आप भी इसको एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। सब एक मतलब इसको पढ़ लें, और जिसको स्क्रीनशॉट्स लेने स्क्रीनशॉट्स ले लें बेटा, क्योंकि मैं क्लास एंड करूंगा तो मैं छापने का टाइम नहीं दे सकता। आप इसके स्क्रीनशॉट सेशन की है। सो इन द सेकंड पैराग्राफ आई हैव आल्सो आइडेंटिफाइड फर्स्ट व्हाट आई आइडेंटिफाइड इज सेकेंडली देयर वर मेनी इंप्रूवमेंट्स थ्रू हिज एजुकेशनल एंड एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स। मैंने दो रिफॉर्म्स यहाँ पे कंबाइन कर दिया, आप चाहे तो एक के बारे में लिख सकते हैं, वो भी फाइन है। I've written both because I thought that there's a lot of content and I can write it in 15 minutes. So I'll give examiner answer that is much more valuable and I would add reforms in it, ठीक है ना। तो क्योंकि यहाँ पे रिफॉर्म्स को कंपैरिजन नहीं हो रहा, यहाँ पे ऐसा नहीं कि एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स को कंपेयर करना है इंडस्ट्रियल रिफॉर्म से, नहीं, यहाँ पे कंपैरिजन है सक्सेस और फेलियर का। तो इधर मसला ये दूसरा पैराग्राफ सक्सेस का है, ये नहीं है कि दूसरा पैराग्राफ किसी फैक्टर का है।
अगर ये फैक्टर का होता ना सवाल कि आपस में फैक्टर्स को कंपेयर करके बताओ कि कौन सा फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट है, ऐसा सवाल होता है वर द इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स ऑफ अयूब खान द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग द एरा ब्ला ब्ला ब्ला, डू यू एग्री और डिसएग्री, एक्सप्लेन योर आंसर। अगर सवाल ये होता तो डिफरेंट मैं इसको प्रोस्पेक्ट से लेके चलता, लेकिन सवाल ये पूछ नहीं रहा, सवाल ये पूछा टू व्हाट एक्सटेंट, यानी यस और नो। तो पैराग्राफ यस के बन रहे हैं दो, ये रिफॉर्म्स के पैराग्राफ नहीं बन रहे। अब यस आप मिक्स करके भी लिख सकते हैं, बिल्कुल मिक्स करके लिख सकते हैं, अगर आप चाहें तो आप बिल्कुल मिक्सचर करके लिख सकते हैं, क्योंकि सक्सेसेस बतानी है आपने, एक पर्टिकुलर रिफॉर्म नहीं बताना। तो ऐसा नहीं है कि आप एग्रीकल्चर को एजुकेशन के साथ मिक्स नहीं कर सकते, मिक्स करके लिख सकते हैं, क्योंकि पैराग्राफ सक्सेस का बन रहा है कि क्यों उसके एरा को मैं डेकेड ऑफ डेवलपमेंट कहता हूं। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन में फर्क है, ठीक है ना। So a new school curriculum was established to encourage literacy. Higher secondary education was introduced, which enabled easy education for the teenagers. हमने ये पढ़ा भी था क्लास में, 6 से लेकर 12 तक क्लासेस जो इंट्रोड्यूस हुई थी। At many, अब मैं एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स बता रहा हूँ। At many places, the crop yields reached to record levels thanks to the green revolutions, the mechanization. Already class में पढ़ चुके हैं। Of the agriculture and construction of dams for irrigation, 4 dams बने थे। You can even write that 4 dams were made. बिल्कुल लिख सकते हो। Which provided farmers with better access to water. These reforms increase the availability of raw material in country. क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है, जो फार्मिंग के लिए आप अच्छी अच्छी चीजें निकालेंगे, मैकेनाइजेशन निकाल रहे हैं, ये निकाल रहे हैं, वो निकाल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है क्या होगा, ऑफ कोर्स अपनी कंट्री के अंदर क्या होगा, रॉ मटेरियल इंक्रीज होगा। जब रॉ मटेरियल इंक्रीज होता है तो इंडस्ट्रीज इंक्रीज होती है, और जब इंडस्ट्रीज इंक्रीज होती है तो एक्सपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट होता है तो फॉरेन एक्सचेंज तो इकोनॉमिक ग्रोथ। तभी हम इसके अंदर क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट वाली बात, डेकेड ऑफ डेवलपमेंट। So RM in the country and helped industries to grow. Educational reforms increased the amount of skilled labor and literacy rate. All of this contributed to economic growth, employment, productivity in the country, which suggested that this period could be seen as the period of development, the decade of development. यानी मैंने पहले आइडेंटिफाई किया, फिर मैंने एक्सप्लेन किया, फिर मैंने क्या किया बेटा, फिर मैंने इसको क्या किया, एनालाइज किया। ठीक है ना। मैं सवाल सारे एंड में लूंगा, मैं सवाल सारे एंड में लूंगा, अभी नहीं। जिसको स्क्रीनशॉट चाहिए बेटा स्क्रीनशॉट ले, 1 2 3 स्क्रीनशॉट। डन। चले नेक्स्ट। अब देखिए, मैंने 2 पैराग्राफ लिख चुके हैं। मैं पहले बोला था आपको कि हमें दो दो का कॉम्बिनेशन बनाना है। मैंने पहले एक जगह एक सक्सेसेस बता दिए इकोनॉमिक, फिर मैंने एक जगह एजुकेशनल और एग्रीकल्चर के सक्सेसेस बता दिए। वो मैंने थोड़ा सा ओवरडू कर दिया है, आप चाहें तो एक के लिख लीजिएगा, वो बेटर होता है, ठीक है ना। लेकिन बेटर इन द टर्म्स, ऑफ कोर्स बेटर तो यही है, ऐसे लिखना बेहतर है, लेकिन हाँ आप चाहें तो आप उसको अलग अलग करके लिखें, वो आपको ज्यादा आसानी पैदा करेगा आपके लिए, ठीक है ना, एज अ राइटर। However, there are significant reasons to question whether this period truly benefited the entire country. तो यानी मैं बता रहा हूँ भाई, जहाँ पे हम इसको इन फैक्टर्स के लिए डेवलपमेंट बोलते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे भी हैं जिसके वजह से हम कहेंगे भाई डेवलपमेंट नहीं हो रही। तो मैं क्या क्या बताऊंगा। सो फॉर वन, while there was economic growth, the wealth did not spread equally spread नहीं थी wealth। क्यों? क्योंकि बहुत सारे फार्मर्स के पास अभी भी लैंड अक्यूमुलेटेड था, 22 फैमिलीज के पास क्या था, एक पैसा अक्यूमुलेटेड था, लेकिन वो उसकी बात नहीं करेंगे, वो हम आगे जाके बात करेंगे, ठीक है ना। स्मॉल फार्मर्स फेस चैलेंजेस एज मच ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी गेन्स फेवर्ड लार्ज लैंड ओनर्स। ठीक है ना, जो जितनी भी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी हो रही है ना, वो सब बड़े बड़े फार्म लैंड वालों को मिल रही है, तो स्मॉल फार्मर का तो नुकसान ही हो रहा है। और जहां तक आपने वो लैंड की डिवीजन वाली स्कीम बनाई हुई थी, वो तो फेल हो गई थी, क्योंकि फार्मर्स ने उसमें करप्शन इंट्रोड्यूस कर दिया था। वो अपनी रिश्तेदारों में लैंड बांट रहे थे, और अपनी स्लेव्स बोल रहा हूँ, सॉरी, अपनी हाउस हेल्प्स को लैंड बांट रहे थे, जिसकी वजह से जो लैंड की डिस्ट्रीब्यूशन है वो हो ही नहीं पा रही थी। आई होप सबको याद होगा, हमने क्लास में ये बात पढ़ी थी। नेक्स्ट, अगेन आगे वही बात देखिए, लैंड redistribution efforts often resulted in small farmers becoming less viable and food prices also increases, क्योंकि अयूब खान के टाइम पर फूड प्राइसेस भी इंक्रीज हो गई थी, ठीक है। which affected poor communities। ये आपने बताया भाई ये नुकसान हुआ है। अब इसकी वजह से इसके एरा को क्यों डेकेड ऑफ डेवलपमेंट नहीं कहूंगा, उसका थोड़ा बहुत एनालिसिस करेंगे। क्या करेंगे बेटा, this inequality meant that the benefits of the development were not felt across the sections of the society, especially in East Pakistan। तो सारा का सारा पैसा कहाँ रहा है, वेस्ट पाकिस्तान के अंदर, तो ईस्ट पाकिस्तान पीछे रह गया। अगर ईस्ट पाकिस्तान पीछे रह गया तो वेस्ट पाकिस्तान में तरक्की की बिना में पूरी कंट्री को डेकेड ऑफ डेवलपमेंट में ना कहूंगा, ईस्ट पाकिस्तान में तो डेवलपमेंट ही नहीं हो रही। मैं अगर आपको एक और बात बताऊं,
मैंने भी पढ़ा है इनकम इनकम कैपिटा ना। तो इनकम पर कैपिटा का डिफरेंस अयूब खान के करियर के एंड पर ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के बीच में जो ये डिफरेंस था ना, सिर्फ ये डिफरेंस ही कितना था आपको पता है? ये डिफरेंस तकरीबन 180 रुपए का था। यानी 180 रुपए ऑन एवरेज वेस्ट पाकिस्तान के लोग ज्यादा कमाते थे देन ईस्ट पाकिस्तान। तो इसी से आप अंदाजा लगा रहे हैं कि सारा का सारा है ना, जो इन्वेस्टमेंट है ना, वो हो रही कहां पर है? वेस्ट पाकिस्तान में। वहां पर नौकरियां ही नौकरियां, वहां प्रमोशन ही प्रमोशन, वहां पैसा ही पैसा। ईस्ट पाकिस्तान के लोग गरीब मर रहे हैं। तो क्या करोगे? Certainly, this created what? This created a position where the people were not happy. So वेस्ट पाकिस्तान की बिना पर आप एक पूरी कंट्री को डेकेड ऑफ डेवलपमेंट कह दे, तो ये तो गलत बात है ना, क्योंकि वो चीज ईस्ट पाकिस्तान में तो हुई नहीं। Certainly, it creates what? It creates a delusion as well. कि अयूब खान ने किस तरीके से लोगों को डिस्गाइज में रखा। और 180 रुपए का फर्क मतलब आधे आधे का फर्क था उस टाइम पर। उस टाइम पे नॉर्मली लोगों की जो एवरेज सैलरी थी वो 200 300 380 रुपए थी भाई। वो उसमें 180 रुपए का फर्क होना कि यार अगर वेस्ट पाकिस्तान के मैं बताया 380 रुपए था फॉर एग्जांपल, तो ईस्ट पाकिस्तान के लोग 200 कमा रहे हैं। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं फिगर्स, लेकिन मैं देख के जरूर बताऊंगा क्लास में, टेंशन नहीं लो, ठीक है ना। चले आगे आ जाते हैं। सो सेकेंडली, अयूब सोशल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स also created problems for his tenure. The banking and insurance sectors were controlled by small elite। और कौन से elite थे कि हमने क्लास में पढ़ा था? तो वही 22 फैमिलीज वाली बात करी है मैंने। और इसी 22 फैमिलीज वाली बात को आगे मैंने कंटिन्यू किया है। said that they had 66% of country's wealth. The family planning program faced resistance and did not achieve widespread success. Many ulmas opposed it and it led to what? Riots in countries। यानी मैंने failures को accumulate किया, तो बोला भाई ये भी failures थे यार। फैमिली फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम भी बहुत बड़ा फेलियर था। तो आप चाहें तो आप उसको मिक्सअप नहीं करते। आप क्या करते? आप सोशल का अलग पैराग्राफ बना लेते। आप बोलते भाई फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम है सॉरी फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम है, और उसके साथ वो सेकंड मैरिज वाला जो इशू था, लोग उससे खुश नहीं थे। एंड सर्टेनली दिस लेड टू व्हाट? दिस लेड टू द उलमास creating a distress for Ayub Khan, and even the people did not like the registration of the divorce and second marriages into the court. That why would the government control their lives by allowing them the second marriage stuff? So this led to Ayub face a lot of criticism। बहुत सारा criticize हुआ। So much wealth was accumulated with the elites led to the lower class to suffer। This brought downfall rather than development। तो आप ये भी लिख सकते हो भाई ये तो डेवलपमेंट हुई ना, ये तो अयूब का डाउनफॉल आया है, तो इसको मैं डेवलपमेंट हुई ना कहूंगा। सही है ना? तो आप इस तरीके से अपने आंसर को क्या कर सकते हैं? फ्रेज कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा जी, अगर मैं इसका कंक्लूजन लिखना चाहूँ तो सिंपल इसका कंक्लूजन होगा, इवैल्यूएटिव फ्रेजेस होंगी, ठीक है ना। आप ये लिख सकते हैं दैट यस, क्योंकि देखो ना, आज भी अगर मैं अयूब के एरा को देखूं, तो मैं अयूब के एरा को डेकेड ऑफ डेवलपमेंट कहता हूँ। क्योंकि सर्टेनली इकोनॉमिक ग्रोथ तो आई थी ना यार, तो मैं उससे डिनायल तो नहीं करूंगा। देखो मैं अभी भी बता रहा हूँ, ये जो अभी मैं कंक्लूजन लिखवाऊंगा, ये कंक्लूजन और 14 मार्कर के कंक्लूजन में जमीन और आसमान का फर्क है। उसमें बहुत पोटेंशियली आपको आगे की चीजें चाहिए होती है, लेकिन इसमें नहीं चाहिए होती। तो अगर मैं इसका कंक्लूजन करके लिखने बैठा हूं, मैं किस तरह लिखूंगा? देखें, टू कंक्लूड one could say to conclude one could say that Ayyub's era, though it had many problems in each and every sector. To conclude, one could say that Ayyub's era, though it had many problems in each and every sector, had brought a lot of development in Pakistan। थोड़ा एग्जाम्पल भी इवेलुएट करना ना, इवेलुएट तो करना है ना, फ्यूचरिस्टिक अप्रोच की बात नहीं कर रहा। इवेलुएट तो करोगे ना यार, इवेलुएट करेंगे थोड़ा। मेनली हिज
agricultural and economic reforms had brought him to fame. Many people called his era as the Green Revolution, as the Green Revolution. Ayub's era also marked a record breaking what? A record breaking economic growth. याद है मैंने एक फिगर भी बताया था 7% वाला, वो भी लिख दो इधर. Marked a record breaking economic growth of 7%. All of this, अब लोग बोलेंगे सर 7% का लिख के आपने थोड़ा तो कॉन्टेक्सुअल नॉलेज डाल दी. थोड़ी सी डाली है ना यार, डाल सकते ना, क्या फर्क पड़ता है. ऑल ऑफ दिस, हाँ अब इसके मार्क्स नहीं कटेंगे, वो तो खुश होगा एग्जाम में कि नहीं भाई बच्चे को आती है चीजें. ऑल ऑफ दिस कैन, ओ कैन मी, ऑल ऑफ दिस is the evidence that yes, Ayub's era can be marked as the decade of